नमस्कार। श्रम एवं समाज कल्याण बहुत ही व्यापक क्षेत्र है और आज एक बहुत ही रोचक असंगठित क्षेत्र का एक विचार बिंदु, एक विषय आपके समक्ष ला रहा हूं। जो आपके समक्ष होगा उसका नाम है घरेलू कामगार। मित्रों, आप जानते हैं कि इस देश में दो तरह के श्रमिक हैं, एक संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। देश के विद्वानों ने, पदाधिकारियों ने मजदूरों को के कार्य के दृष्टिकोण से दो क्षेत्र में बांटा है, संगठित, असंगठित। और तो संगठित करीब 7% देश में मजदूर हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन और जो भी बचे सभी असंगठित में, लेकिन आज संगठित क्षेत्र में इनकी संख्या जो कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में चला गया, बाहर से आउटसोर्सिंग हो गया, इसके चलते ये संख्या 7 से भी घटकर 2% बच गया। सारे भारी उद्योग में श्रमिकों की काफी कमी हुई है और इसका एक बहुत बड़ा कारण टेक्नोलॉजी रहा है। तकनीकी विकास जितना ही तेज गति और तीव्र गति से होगा, श्रमिकों के संख्या में कमी होगी, रोजगार में बदलाव आएगा। आज घरेलू कामगार हमारा विषय है। घरेलू कामगार 1955 में भारतीय मजदूर संघ का गठन हुआ। स्वाभाविक था, महाराष्ट्र के लोगों की संख्या ज्यादा थी बीएमएस में, और वहां असंगठित क्षेत्र के एक तरह के कार्य करने वाले श्रमिक जो घर में काम करते थे, जिसमें अधिक संख्या में महिलाएं ही होती हैं, कुछ संख्या में पुरुष भी होते हैं, उनको उनकी दयनीय दशा देखने के बाद भारतीय मजदूर संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमन भाई शाह ने इस विषय पर अपना मन मस्तिष्क को तैयार किया। महाराष्ट्र में 1960 में उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के एक इकाई के रूप में घरेलू कामगार संगठन का गठन किया। जब यह गठन हुआ तो उस समय जो भी ट्रेड यूनियन थे, जो उस समय बड़े श्रम संगठन थे, उन सभी लोगों ने घरेलू कामगार के ऊपर बहुत ही व्यंग्यवान चलाए कि क्या घरेलू कामगार भी श्रम संगठन होगा, क्या ये भी संगठित होगा। इस तरह के बहुत से बात चली। लेकिन आपको बताएं, 1972 में 23 अप्रैल 1972 को महाराष्ट्र विधानसभा के समक्ष घरेलू कामगारों का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि पूरा महाराष्ट्र और पूरा बंबई महानगरी एक सत्ते में आ गया। क्या इतनी मात्रा में घरेलू कामगार है क्या?
इनकी समस्या है क्या? ये कौन है? जब 23 अप्रैल 1972 को महाराष्ट्र विधानसभा के समक्ष घरेलू कामगार श्रमिकों का प्रदर्शन देखने के बाद पूरा महाराष्ट्र दंग था और उस समय के तत्कालीन जितने भी मजदूर नेता रहे सभी को ये होश में आया कि क्या ऐसा भी श्रम संगठन हो सकता है क्या? अब यहां से दरअसल आप 1972 से ही घरेलू कामगार संगठनों पर संस्थाओं का ध्यान गया, सभी ट्रेड यूनियनों का ध्यान गया और इसमें कुछ एनजीओ भी लगे। स्वाभाविक है कि 1972 से लेकर 2003 में भारत सरकार ने इसे श्रमिक माना। जब दूसरा श्रम आयोग बना देश में तो उस दूसरे श्रम आयोग ने इस श्रमिक की समस्याओं पर, घरेलू कामगार के समस्याओं पर 2003 में भारत सरकार ने बाकायदा सूचीबद्ध किया और उसके बाद से यह भी इसे घरेलू कामगार को, जिसे पहले लोग श्रमिक नहीं मानते थे, श्रमिक के रूप में मानना शुरू किया। आपको ये बताऊं कि घरेलू कामगारों का जब ये संगठन बन गया तो इसका एक व्यापक असर पड़ा। आज देश में घरेलू कामगार का सबसे सशक्त संगठन महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और दक्षिण भारत में है। ये बहुत बड़ा सशक्त संगठन है। महाराष्ट्र में घरेलू कामगार का जो भारतीय मजदूर संघ का संगठन है, उसकी सदस्य संख्या करीब 3 लाख के आसपास पहुंच गया है घरेलू कामगार का। अब ये यहां एक विषय और जुटता है। जब वैश्वीकरण हुआ, लोग देश से विदेश जाने लगे तो घरेलू कामगार को भी कुछ एजेंसियां विदेश भेजने लगी और जब ये खाड़ी के देश या पश्चिमी देश में घरेलू कामगार को भेजा जाने लगा और वहां इन महिला कामगारों के साथ बहुत ही कठोर दमन का व्यवहार उनका होने लगा, उन विदेशियों का, तो उसके बाद और सारे ये संगठन सशक्त हुए और आज के तारीख में यह एक श्रम एवं समाज कल्याण का, श्रमिक क्षेत्र का, असंगठित क्षेत्र का अध्ययन का एक प्रमुख विषय बनता है। धन्यवाद। हाँ, अगले अंक में इसका पार्ट 2-3 भी होगा। अगले अंक में हम इसकी विस्तृत चर्चा आंकड़ों के साथ करेंगे।